नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी विषय के आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर लेकर के जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आपको कभी व्याकरण के इस प्रकरण को अन्य कहीं जगह पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यस, तो हम शुरू करते हैं हमारे प्रकरण का नाम, जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय। यस, आपके सामने मैंने दो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, उपसर्ग एवं प्रत्यय। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूं ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का हम इस वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन। यस, देखो आप सभी जानते हो कि उपसर्ग और प्रत्यय को हमें अलग अलग भागों में पढ़ना होता है और अलग अलग भागों में पढ़ करके हमसे कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। हम जानते हुए भी कई सवालों को गलत कर बैठते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को मैं आज इस तरीके से आपके सामने वर्णन करूंगा कि कभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय में गलती करने का अवसर नहीं मिलेगा। यस, तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं वह यह है कि आप मेरी हर बात को सुन करके अपनी कॉपी में साथ ही साथ नोटिस करते जाएं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इन दोनों शब्दों का मतलब, इन दोनों शब्दों का अर्थ, जो कि हमारे लिए सबसे विशेष पहचान है। सबसे पहली बात उपसर्ग। उपसर्ग की मैं बात करूं तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? उप प्लस सर्ग। अब उप और सर्ग जो आपके सामने दो शब्द मैंने रखे हैं, इन दोनों शब्दों का अपने आप में एक अर्थ होता है। एक क्या होता है? अर्थ होता है। उप का अर्थ होता है सहायक। उप का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहायक, मतलब सहायता करने वाला। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। और सर्ग, सर्ग का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग, मतलब सहायता करने वाला भाग। सहायता करने वाला भाग मतलब किसी शब्द की ये भाग सहायता करता है। किसी शब्द की यह भाग क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहायता करता है। इसलिए इसका पूर्ण अर्थ क्या बनेगा? सहायक भाग, मतलब सहायता करने वाला भाग। अब आप दूसरी चीज नोटिस कीजिए, मैंने आपके सामने जब इसका विच्छेद किया है मतलब इसको तोड़ा है, तो इसका विच्छेद करने पर जो आपको रूप है वो बिल्कुल इसके समान दिखाई दे रहा है। उप और सर्ग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको संधि कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि संधि का एक नियम होता है कि जो शब्द जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसके रूप में वो परिवर्तन लाते हैं। उसके रूप में वो क्या लाते हैं? परिवर्तन। लेकिन अगर कोई दो शब्द मिलकर के जुड़ करके अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह कहलाता है संयोग। क्या कहलाता है? संयोग। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आई, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग, उप का अर्थ होता है सहायक, सर्ग का अर्थ होता है भाग। यस, ऐसे ही मैं आपके सामने अगर प्रत्यय का विच्छेद करूं तो इसका क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रति प्लस ए। प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए। अब देखिए आप यहां पर आप इस विच्छेद को देख करके समझ रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर तो प्रति और ए लिखा है और यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी ई और ए को लेकर के जिस वर्ण में परिवर्तन आया है वह वर्ण है ये। ई और ए से क्या बना है ये। अब यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर अगर शब्द के विच्छेद करने पर शब्द के रूप में परिवर्तन आ रहा है तो ये संयोग होगा या संधि होगा, संधि होगा। वेरी गुड, ये क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संधि होगा। तो आप समझ सकते हैं मैंने आपके सामने दो बातें रखी है। सबसे पहले उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय। उपसर्ग उपप्लस सर्ग से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सहायक भाग, और प्रत्यय प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पीछे आना। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीछे आना। पीछे आना, प्रत्यय हमेशा पीछे आता है। समझ लो आप कि जो व्यक्ति आप पर निर्भर है, जो व्यक्ति आप पर निर्भर है वो सब प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे पीछे आते हैं। यस, तो आप दोनों का अर्थ और दोनों का विच्छेद समझ चुके हैं। यहां तक की बात क्लियर है? ओके। अब आगे सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय का विच्छेद करके इसके अर्थ का भाव आपको समझाया है। अब मैं आपके सामने नई बात रखने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए आप। यस, हाँ, तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय के अर्थ के बारे में बोध कराया, ऐसे ही मैं आपको एक दूसरी जानकारी से बोध कराने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो उपसर्ग है, उपसर्ग है वह एक शब्दांश है। वह क्या है? शब्दांश। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का भाग, जो मैंने अभी अभी आपके सामने बताया है कि वो सहायक करने वाला भाग होता है। तो उपसर्ग एक शब्दांश है। तो प्रत्यय भी आपको पता है एक शब्दांश है, अर्थात ये अपने आप में स्वयं एक शब्द नहीं है, ये दोनों ही एक शब्द का भाग है। ये दोनों ही शब्द का एक भाग है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, उपसर्ग हमेशा, जो शब्दांश है वह उपसर्ग हमेशा सबसे पूर्व लगता है, अर्थात पहले। किसी भी शब्द से पूर्व या पहले लगने वाला जो शब्दांश है, किसी भी शब्द से पूर्व या पहले लगने वाला जो शब्दांश है वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उपसर्ग। और किसी भी शब्द के पीछे या बाद में लगने वाला जो शब्दांश है, पीछे या बाद में लगने वाला जो शब्दांश है वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्यय कहलाता है। तो आप पहले, अभी मैंने परिभाषा नहीं बताई, परिभाषा सुनोगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। परिभाषा पे तो अभी हम गए नहीं, अभी केवल हमने उपसर्ग और प्रत्यय के जुड़ने के विषय में सुना है कि कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किस प्रकार जुड़ता है। यस, तो उपसर्ग एक शब्दांश है, प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ता है? पीछे, और उपसर्ग सबसे पहले जुड़ता है। यहां तक की बात क्लियर है? ओके। अब आगे सुनिए आप मेरी बात। जो उपसर्ग मैंने अभी आपके सामने रखी है, तो उपसर्ग क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ध्यान रखना हमेशा कि उपसर्ग का कभी भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अर्थात इन जो उपसर्ग शब्दों को हम पढ़ेंगे, उन उपसर्ग शब्दों का कभी भी स्वयं का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इनका अर्थात इन उपसर्ग शब्दांशों का स्वतंत्र रूप में किसी प्रकार के अर्थ की हमें जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे ही प्रत्यय में भी हमें स्वतंत्र अर्थ की जानकारी नहीं मिलती है। इनका स्वयं का अर्थ नहीं होता है। दैट्स इट। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अब मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेके जा रहा हूँ, वह है इन दोनों की परिभाषा। तो देखिए, आप लोगों ने अभी तक केवल और केवल उपसर्ग की यही परिभाषा पढ़ी होगी, प्रत्यय की यही परिभाषा पढ़ी होगी कि जो उपसर्ग और प्रत्यय है, उन उपसर्ग और प्रत्यय में हम यही पढ़ते हैं कि वे शब्दांश
वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व में लगकर, वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। नहीं, केवल और केवल एक ही परिभाषा उपसर्ग की नहीं हो सकती है। अब हम चर्चा किस पे कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पर। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पर। तो मैं आपके सामने उपसर्ग की परिभाषा रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। उपसर्ग की परिभाषा अगर हम ये रखते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या उपसर्ग सदैव किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ही करता है? क्या और कुछ वह नहीं कर सकता? क्या वह और कुछ नहीं करता? नहीं, वह अर्थ में परिवर्तन के अलावा भी काफी कुछ करता है शब्द के साथ। तो देखिए हमारा उपसर्ग शब्दों के साथ किस प्रकार से खेलता है और किस प्रकार से उनका अलग अलग अर्थ बना देता है। देखिए जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण करता हूं, हमने रखा सुंदर। क्या रखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंदर। अब ये जो सुंदर शब्द है, इस सुंदर शब्द में मैंने एक उपसर्ग लगाया ए प्लस सुंदर, ए प्लस सुंदर, तो ये हो गया असुंदर। ये क्या हो गया? असुंदर। तो आपको पता है इसने क्या किया? इसका अर्थ ही बदल दिया, इसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया। यस। अब मैंने आपके सामने एक दूसरा उपसर्ग लगाया है अति। अब मैंने आपके सामने क्या उपसर्ग लगाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अति। तो अति के सुंदर से पहले जब मैंने अति शब्दांश जोड़ा तो उससे ये क्या बन गया? अति सुंदर। क्या बन गया? अति सुंदर। तो इसने क्या किया? इसका अर्थ विशेषता के साथ और बढ़ा दिया। देखो यहां पर तो सुंदर का अर्थ ही बदल दिया, असुंदर हो गया। लेकिन यहां पर आपने देखा, यहां पर अर्थ परिवर्तन न करके अर्थ की विशेषता को और अधिक बना दिया और अधिक बढ़ा दिया। तो हम देख रहे हैं एक में अर्थ परिवर्तन हो रहा है, एक में अर्थ का विस्तार हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थ के परिवर्तन को, अर्थात उपसर्ग केवल शब्द के अर्थ को ही बदलता है? ये बिल्कुल गलत होगी। तो हम लोग इसकी एक क्या सुंदर परिभाषा बनाएंगे, वो ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में वे शब्दांश जो शब्द से, वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को, अब देखो ना तो हम ये लिखेंगे परिवर्तन करना है, ना ये लिखेंगे उसके अर्थ की विशेषता को और अधिक बढ़ा देता है। हम इसकी एक अलग ही परिभाषा लिखेंगे जो सब में बिल्कुल फिट बैठ सके। तो हम लिखेंगे वे शब्दांश, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर, अब पूर्व वाली बात आ गई है तो आपको पता है, और जैसे इसमें उपसर्ग आएगा तो शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करता हो, उसके अर्थ को प्रभावित करता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उपसर्ग कहते हैं। क्या मेरी बात आपकी समझ में आई है? आपको जो मैंने बातें बताई है वो क्लियर है? ओके। अब प्रत्यय की परिभाषा क्या बनेगी वो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से बना सकते हो। कैसे? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे अर्थात बाद वाले भाग में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करे, उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्यय कहेंगे। इस प्रकार से आज हमने उपसर्ग शब्द के विच्छेद को पढ़ा है, उसके अर्थ को पढ़ा है, उसके उदाहरण के हिसाब से उसकी परिभाषा को जाना है। अब कल हम हिंदी, संस्कृत, विदेशी भाषा जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय है उन उपसर्ग और प्रत्यय रूपी शब्दों के साथ अर्थात शब्दांशों के साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैंने जितना भी आपको बताया है इससे संबंधित
इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट किए और आप लोगों ने ध्यान से समझा। आप सभी विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।